जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। क्या कभी आपने यह सोचा है कि क्या संसद चाहे तो संविधान को पूरी तरह बदल सकती है? या अगर कल संसद कह दे कि आज से मौलिक अधिकार खत्म, तो क्या वह मान्य होगा? या फिर हमारे संविधान में कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें कोई भी सरकार नहीं बदल सकती? इन सभी सवालों का जवाब है संविधान का मूल ढांचा। आज हम सेशन में इस वीडियो में यही जानेंगे कि संविधान संशोधन क्या होता है, संसद की शक्तियाँ सीमित है या नहीं है, संविधान का मूल ढांचा क्या है और केशवानंद भारती केस। आज का ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से यूपीएससी द्वारा और स्टेट पीसीएस द्वारा मल्टीपल टाइम बार क्वेश्चन सीधे या घुमा फिरा के यूपीएससी द्वारा मल्टीपल टाइम बार बार पूछे गए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह विषय यूपीएससी प्री और मेंस सभी स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान संशोधन और उसका मूल ढांचा। भूमिका। जो परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है। समय की परिवर्तन ही समय का नियम है। समय के साथ साथ राजनीतिक समाज में परिवर्तन होता रहता है। नई समस्याएं आती हैं, चुनौतियां का सामना करने के लिए राष्ट्रीय जीवन के सभी आयासों में परिवर्तन आवश्यक होता है। जिस प्रकार समाज की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा की पद्धति में परिवर्तन करना और किसी व्यवसाय को या औद्योगिक इकाई को चलाने के लिए समय के साथ उसमें परिवर्तन करना जरूरी होता है, उसी प्रकार ही संविधान में भी परिवर्तन की आवश्यकता होती है। यह संविधान में संशोधन करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि यदि कोई संविधान संशोधन का अधिकार ही नहीं देता तो इस बात की संभावना है कि वो समय के अनुसार स्थितियां जैसे बदलेंगी, आवश्यकताएं बदलेंगी, उसके अनुसार संविधान नहीं बदलेगा। तो जो नई पीढ़ियां हैं उसे नष्ट करके उसके स्थान पर नए संविधान स्थापित कर देगी। इन सभी को देखते हुए हमारे संविधान सभा जो निर्माता थे उन्होंने इसका पूर्ण ध्यान रखा है और उन्होंने हमें संविधान में समय के अनुसार परिवर्तन के लिए संविधान संशोधन का संविधान में ही आर्टिकल 368 के द्वारा 368 के द्वारा संविधान संशोधन का विकल्प दिया है, जिससे समय के अनुसार हमारा संविधान परिवर्तित होता रहे, नई चुनौतियां और नई समस्याओं का समाधान करने के लिए। इसलिए ही इसे एक जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। केशवानंद भारतीवाद। उच्चतम न्यायालय ने संशोधन की व्यापक परिभाषा दी है। इसमें किसी भी परिवर्तन या निरसन या रिपील को शामिल किया गया है। नोट: संविधान एक नए विषय को जोड़ सकता है या किसी प्रावधान को पूर्ण अलग कर सकता है। आवश्यकता ही इसलिए पड़ती है क्योंकि समकालीन परिवर्तनों जैसे कि अभी एआई नहीं था, जैसे जब हमारा संविधान बना तब एआई नहीं था और अब एआई बन गया है। तो इसी तरह ही नई नई चीज़ें चेंज हो रही हैं, उनके समय के अनुसार परिस्थितियाँ बदल रही हैं, नए नियम आ रहे हैं, नई चुनौतियाँ बढ़ रही हैं। जैसे अभी ग्लोबल वैश्विक जो नीतियाँ चेंज हो रही हैं, इन सबको यानी समय के अनुसार चलने के लिए समायोजित करने के लिए संशोधन की आवश्यकता होती है। अब संशोधन
ठीक है, संशोधन करने की आवश्यकता होती है। अब संशोधन कितनी प्रकार से और किस विधि के द्वारा किया जा सकता है? संशोधन के दो तरीके से किया जाता है, जैसे अदृश्य या अनौपचारिक, दूसरा दृश्य या औपचारिक। जो अदृश्य अनौपचारिक है वो सीमित है लेकिन महत्वपूर्ण है। तरीके न्यायालय द्वारा, जब न्यायालय द्वारा कोई संविधान के पाठ को बदलने कोई संविधान में कोई परिभाषा दी गई है या संविधान में जो कोई नियम दिया गया है, पाठ दिया है, उसको बदले अर्थ में बदल देना, समय के अनुसार, समय की मांग के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार उसके बदले हुए अर्थ को बदल देना। दूसरा है संवैधानिक परंपराओं व अभिसमय। जो संविधान की संवैधानिक परंपराएं हैं, अभिसमय है, उनके द्वारा। दूसरा है दृश्य या औपचारिक। इसमें प्रत्यक्ष संविधान में संशोधन होता है, जो आर्टिकल हमारा 368 के में वर्णित है, यानी इसका विवरण दिया गया है संविधान में। जो हमारे संविधान संशोधन की प्रकृति है वो ना तो पूर्ण रूप से कठोर है और ना ही पूर्ण रूप से लचीला है। मिश्रण अर्थव्यवस्था मिक्स दिया गया है इसमें। हमारी संविधान संशोधन की प्रक्रिया में साधारण बहुमत, और इसमें जो संशोधन किया जाता है, पहला साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। यह जो साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जाता है, यह अनुच्छेद आर्टिकल 368 के तहत नहीं आता। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 2, 3, 4 नए राज्यों का गठन, और अनुच्छेद 169 169 नागरिकता 5 से 11 तक 5वीं और 6ठी अनुसूची इसके उदाहरण हैं, जो साधारण बहुमत द्वारा संशोधन साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जाता है, जो कि आर्टिकल 368 में नहीं आते। और न्यायाधीशों की संख्या, जैसे आर्टिकल 124 द्वारा संसद ने 7 से बढ़ाकर 34 कर दी है। साधारण बहुमत द्वारा संशोधन संविधान के ऐसे अनेक उपबंध हैं जिसमें संशोधन हेतु संसद के दोनों सदनों में केवल साधारण बहुमत की ही आवश्यकता होती है। साधारण बहुमत ही द्वारा इसे पास कर दिया जाता है और संशोधन हो जाता है। औपचारिक संशोधन विशेष बहुमत द्वारा। विशेष बहुमत द्वारा मतलब सदन की कुल सदस्य संख्या, सदन की जो कुल सदस्य संख्या है 50% और प्लस उसमें उपस्थित व मतदान करने वालों सदस्यों की संख्या 2/3 हो तो उसे विशेष बहुमत के द्वारा पारित किया जाएगा। यानी कुल सदस्य संख्या का अर्थ है यहाँ पर कि जो सदस्यों का अर्थ कुल सीट, भले ही वो रिक्त क्यों ना हो, यानी खाली क्यों ना हो, उसका 50 +1, ठीक है, यानी 50% से ज़्यादा, यानी 50 + 1। और उपस्थित यानी उस समय जो प्रेजेंट हैं और मतदान करने वाले हैं, उनका 2/3। विशेष मूल अधिकार व नीति निर्देशक DPSP और वे सभी अन्य श्रेणियों में नहीं है। ठीक है, विशेष, ये मतलब इसको दोबारा से समझिए। विशेष बहुमत द्वारा मतलब जितने भी सीट हैं वे सभी सीटें प्लस यानी 50 + 1, जितनी सीट हैं उतनी आधी +1, और उसमें उपस्थित उस समय जब कोई संशोधन का विधेयक आया हुआ है, उस समय जितने भी उपस्थित हैं और मतदान करने वाले हैं उनका 2/3, तो उससे उसे विशेष स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जाएगा विशेष बहुमत द्वारा। और इसमें तीसरा है कि विशेष बहुमत व राज्यों का समर्थन, ठीक है, प्लस आधे राज्यों का इसमें समर्थन होगा।
इसमें संघीय ढांचे से जुड़े मुद्दे आते हैं। जैसे संघीय ढांचे से, जिसमें इसको ऐसे समझिएगा कि जो संघीय ढांचे से जो जुड़े हुए मुद्दे होंगे उसमें 50% राज्यों का भी, राज्य के जो विधान मंडल होंगे, ठीक है, इसमें विधान परिषद नहीं लिए जाएंगे, केवल विधान मंडल होंगे, ठीक है, उनके 50 राज्यों द्वारा उसकी अनुमति है, उनके द्वारा भी पास करना होगा। इसमें संघीय ढांचे मतलब जैसे इसमें होंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन, आर्टिकल 54, 55, संघ राज्यों की कार्यपालिका, संघीय न्यायपालिका, 7वीं अनुसूची के जो विषय इनसे संबंधित, संसद के राज्यों का प्रतिनिधि और स्वयं आर्टिकल 368 संविधान संशोधन, ठीक है। इस प्रक्रिया में संसद का विशेष बहुमत यानी यही वाला, ठीक है, यानी कुल सदस्य संख्या 50+1 और उसमें उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3, इन्हें अलग अलग दोनों विधानसभाओं से या लोकसभा राज्यसभा से पास करना होगा, और प्लस आधे राज्य यानी 50, जितने भी राज्य हैं उनके 50% राज्यों से की विधानमंडलों, जो उनकी विधानमंडल है, उनसे साधारण बहुमत द्वारा स्वीकृति देनी होगी। यानी कि जो विशेष बहुमत है वो तो लोकसभा राज्यसभा से होगा, और साधारण बहुमत द्वारा विधानमंडल से पास कराना होगा, ठीक है। और इसमें यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें केवल 50% राज्य की ही अनुमति चाहिए, और इस हेतु जो ये प्रक्रिया होगी, इसमें इस हेतु राज्यों को अपनी सहमति प्रदान करने के लिए कोई समय सीमा का प्रावधान नहीं किया गया है। आगे चलते हैं। मूल अधिकार का संशोधन। क्या मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? यह विषय अत्यधिक विवादित स्पष्ट रहा है, विवाद लेकर रहा है इसको कि मूल अधिकार में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसके परिणाम स्वरूप न्यायपालिका और संसद दोनों के मत समय समय पर परिवर्तन देखा गया है। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें जब, ठीक है, जैसे 1991 में शंकरी प्रसाद विवाद, ये कैसे हुआ? इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि वर्ष 1951 में संविधान में परिवर्तित होने के जैसे संविधान बना, उसके 1 वर्ष के भीतर ही प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। पहला संविधान संशोधन पारित किया गया। इस अधिनियम से अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 31, इसमें प्रत्याभूत संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया, और इस संशोधन की संवैधानिकता पर शंकरी प्रसाद विवाद पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। जब संपत्ति का अधिकार को सीमित किया गया 31 में जो अनुच्छेद था, तो फिर जो लोग थे, जमींदार लोग थे, वे कोर्ट गए। तो शंकरी प्रसाद विवाद जो वाद है वो वहाँ से शुरू हुआ 1951 से। और इसमें तर्क में के अनुच्छेद 13(2) के तहत संशोधन विधि नहीं है। यानी जो आर्टिकल 13(2) है उसमें यह कहा गया कि जो संशोधन है प्रस्तुत किया गया कि अनुच्छेद 13(2) राज्य को ऐसी विधि निर्माण से प्रतिषिद्ध करता है जो मूल अधिकार को समाप्त या न्यूनतम करती है। याचिकाकर्ता का तर्क था कि अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त शब्द विधि के अधीन सभी अधिनियम आते हैं, अर्थात इसमें संविधान संशोधन अधिनियम भी सम्मिलित है। और इस तर्क को अस्वीकार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया जाता है, वह अनुच्छेद
13(2) के अंतर्गत विधि नहीं है, यानी वह विधि नहीं है, ये तर्क दिया गया। और न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि इस अनुच्छेद में विधि का अर्थ सामान्य विधि है और संविधान संशोधन अधिनियमित नहीं है, अर्थात संवैधानिक विधि नहीं है, इसको विधि नहीं है बता दिया। और अनुच्छेद 368 के प्रावधान के अंतर्गत संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। यदि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह कहना उचित होगा कि साधारण विधियों के माध्यम से मूल अधिकारों का संशोधन नहीं किया जा सकता, किंतु संवैधानिक विधियों द्वारा किया जा सकता है। यानी कि शंकरी प्रसादवाद में यह कह दिया गया कि अगर संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन करते हैं तो संशोधन किया जा सकता है, साधारण बहुमत द्वारा नहीं होगा। यानी अनुच्छेद 368 को शक्ति दे दी गई कि मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है शंकरी प्रसादवाद में। ठीक है। उसके बाद फिर सज्जन सिंह बनाम राजस्थानवाद आया 1965 में। 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1964 की वैधता को उस आधार पर चुनौती दी गई जैसे कि शंकरी प्रसाद मामले में दी गई थी। सेम जैसे इस केस में शंकरी प्रसादवाद में दी गई थी, वैसे ही 17वें संशोधन को चुनौती दी गई निर्णय में। तो सज्जन सिंह वाद में भी उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व जो पहले शंकरी प्रसाद में जो केस में निर्णय दिया था सेम उसे ही वैलिड रखा, यानी इसमें भी संशोधन द्वारा मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है आर्टिकल 368 के तहत। उसके बाद 1967 में ही 2 साल बाद ही गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद आता है। इसमें और वर्ष 1967 में न्यायालय ने गोलकनाथ वाद में अपने पूर्ववर्ती यानी जो पहले जो निर्णय दिए थे, यानी सज्जन सिंह में जो दिया था और शंकरी प्रसाद में दिया था, उसे उलट दिया। बहुत बहुमत से यह दृष्टिकोण अपनाया गया कि संविधान के मूल अधिकारों को एक सर्वोच्च स्थिति प्रदान की गई। जो पीठ बैठी थी उसमें 11 न्यायाधीश थे, जिसमें 6 न्यायाधीशों ने वो निर्णय पलट दिया। और निर्णय में संसद ने फंडामेंटल राइट को छीन या न्यून नहीं कर सकते। उसने कहा भैया इसे न ही कम कर सकते हैं और न ही इसे ख़त्म कर सकते हैं। तर्क अनुच्छेद 368 केवल प्रक्रिया बताता है, शक्ति नहीं। संशोधन भी अनुच्छेद 13 के तहत विधि है, जो कि जस्टिस रिव्यू के अंदर लागू होती है, यानी उसका पुनर्विलोकन किया जा सकता है। यानी जो आर्टिकल 13 के तहत जो विधि है उसका भी रिव्यू किया जा सकता है। ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में 1967 में अपने पूर्व निर्णय जो भी दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने, वो सब बदल दिए गए। भैया जब ये निर्णय आ गया तो संसद ने प्रतिक्रिया दी कि भैया हमने बनाया है और सुप्रीम कोर्ट ने उसे अनवैलिड कर दिया, ये तो मामला खराब हो गया। तो इस पर संसद ने प्रतिक्रिया दी। गोलकनाथ वाद की प्रतिक्रिया स्वरूप निर्णय क्या लिया संसद ने क्रिया करी। संसद के द्वारा 24वां संविधान संशोधन कर दिया गया 1971 में। और इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 13 में खंड 4 और अनुच्छेद 368 में नया खंड ए स्थापित कर दिया। इन्होंने अनुच्छेद 13 4 जोड़ दिया और अनुच्छेद 368 में 1 जोड़ दिया। ठीक है। और इस संशोधन द्वारा यह घोषणा कर दी गई कि अनुच्छेद 368 के अनुसार पारित संविधान का संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि नहीं होगी। आर्टिकल 13(4) में कर दिया गया कि वो विधि नहीं होगी। आर्टिकल 13 के अनुच्छेद में मतलब ये आर्टिकल 13(4) में यह ऐड कर दिया गया कि संविधान संशोधन
पर अनुच्छेद 13 लागू नहीं होगा और संसद ने अपनी संवैधानिक शक्ति को पुनर्स्थापित किया। मतलब संसद ने फिर से कहा कि भैया हम कर सकते हैं संशोधन, यानी जब विधि नहीं माना तो उसमें हम कर सकते हैं। इस प्रकार अनुच्छेद 13 संविधान का संशोधन करने वाली अधिनियम पर लागू नहीं होगा। इस पर लागू नहीं होगा। आर्टिकल 13(4) और संशोधन 368 जोड़ दिया। ठीक है। और 24वां संविधान संशोधन 1971 में उच्चतम न्यायालय द्वारा गोलकनाथ वाद के दिए निर्णय की प्रतिक्रिया स्वरूप यह संशोधन अधिनियम पारित किया गया कि संसद द्वारा पारित 24वें संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 368 के पुराने शीर्ष यानी संविधान संशोधन के लिए प्रतिक्रिया को परिवर्तन कर एक नवीन शीर्ष यानी संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसे उसके लिए प्रक्रिया प्रदान कर दी। यानी संसद द्वारा फिर से उसको शक्ति बना दिया गया, संशोधन वो कर सकते हैं। विधि निर्माताओं की सुविधा तथा उन्हें लाभ की स्थिति प्रदान करने के लिए इस अधिनियम ने संसद के संविधान में संशोधन करने की शक्ति को पुनर्स्थापित किया तथा इसके उसका दायरा जो सुप्रीम कोर्ट ने सीमित कर दिया था, उसका विस्तार कर दिया। इस हेतु निम्नलिखित शब्दों को जोड़ा गया कि संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध को परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन कर अनुच्छेद में अधिकाधिक प्रतिक्रिया के अनुसार कर सकेगी। यानी वो परिवर्तन भी कर सकती है, बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है, निरस्त भी कर सकती है। इसके अतिरिक्त इस संशोधन के माध्यम में अनुच्छेद 368 में एक अन्य खंड 3 को जोड़कर यह प्रावधान किया गया और अनुच्छेद 13 की कोई बात इस अनुच्छेद के अधीन किए गए कि किसी भी संशोधन को लागू नहीं होगा। इन्होंने 24वां संविधान संशोधन 1971 में करके आर्टिकल 13(4) जोड़ा और 368 3 जोड़ा। ठीक है। उसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि संविधान जो आर्टिकल 13 में जो विधि कोर्ट ने बोला था विधि है, उसके विधि के अंतर्गत आएगी और उसका न्यायालय पुनर्लोकन कर सकती है। लेकिन उन्होंने ये संशोधन करके ये जोड़ दिया वो उसमें अंतर्गत नहीं आएगा और संविधान में संशोधन वह कर सकती है, उसकी विधि में नहीं आएगा और वो कम भी कर सकती है, बढ़ा सकती है। यानी संसद को शक्ति दे दी गई इन आर्टिकल द्वारा। अब जब ये विवाद चल रहा था संसद और कोर्ट में, तो फिर ये केस पूछता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। ये 13 न्यायाधीशों की पीठ थी, अब तक की सबसे बड़ी पीठ। इससे पहले में 11 थे, इसमें 13 हैं। जो ये पीठ है, मतलब जो भी अगर उसका पुनर्लोकन किसी भी केस का किया जाएगा, अगर जो उसी तो उसमें जो जज बैठेंगे वो पहली जो बैठक होगी उससे ज़्यादा ही जज बैठेंगे अगर किसी केस का पुनर्लोकन कर रहे हैं। जैसे इसमें पहले वाले केस में गोलकनाथ में 11 थे, तो अब इससे ज़्यादा जज बैठेंगे, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 13 न्यायाधीश बैठे थे। अब ये विवाद चल रहा है, तो उस पर फिर 13वें जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में फिर 24वें संशोधन को वैध माना। भैया उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि जब ये केस चल रहा है, लड़ाई चल रही है संसद और सुप्रीम कोर्ट की शक्ति का वर्चस्व चल रहा है, तो उन्होंने कहा भैया ठीक है, हम कुछ निर्णय देंगे, नहीं तो फिर तुम दोगे तो हम तुम्हारी बात मान ही लेते। उन्हें गोलकनाथ निर्णय को पलट दिया। ठीक है। और 24वां संशोधन को वैध माना और सिद्धांत दिया उन्होंने संसद किसी भी भाग में या फंडामेंटल राइट सहित
सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि संसद किसी विभाग में फंडामेंटल राइट सहित संशोधन कर सकती है, किंतु वह संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती, और यहीं से आया है बेसिक स्ट्रक्चर का नाम केशवानंद भारती से, अर्थात मूल अधिकार यानी उसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया हम तुम्हें मानते हैं, तुम जीते संसद को, और जो तुमने 24वां संशोधन किया है वह मानते हैं, और तुम किसी में भी संविधान के किसी विभाग में संशोधन कर सकते हो मौलिक अधिकार सही। लेकिन संविधान के मूल ढांचे को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ट्विस्ट डाल दिया और कहा कि हम संविधान के मूल ढांचे को, बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं कर सकते, अर्थात मूल अधिकार संशोधन हो सकते हैं पर हटाए नहीं जा सकते यदि वे मूल ढांचे का भाग है। ये भी कह दिया उन्होंने। अब 42वां तो अब न्यायालय ने कहा कि संसद मूल अधिकारों वाले भाग का संशोधन करने के लिए उतनी ही सक्षम है जितनी कि संविधान के किसी अन्य भाग, किंतु संविधान का संशोधन करके संसद संविधान के मूल ढांचा, आंतरिक संरचना, आधारभूत लक्षण को ना तो संक्षिप्त कर सकती है, ना ही समाप्त कर सकती है, ना ही नष्ट कर सकती है। गोलकनाथवाद के पश्चात किसी भी मूल अधिकार को ना तो समाप्त किया जा सकता था, ना ही न्यूनतम किया जा सकता था, लेकिन केशवानंद वाद के पश्चात न्यायालय को यह अधिकार दिया गया कि कोई मूल अधिकार मूल ढांचे का भाग है या नहीं, यदि वह मूल ढांचे का भाग है तो उसे हटाया नहीं जा सकता। अब भैया ये बात हो गई। क्या बात हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नया शब्द और गढ़ दिया, मूल ढांचे का सिद्धांत। अब इनसे पूछा गया कि महाराज, आपने ये जो बताया संविधान का मूल ढांचे का सिद्धांत, ये क्या है, इसमें क्या क्या चीज आती है? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बताया। उन्होंने कहा समय आने पर जैसे केस आएंगे उसमें ये जानकारी स्पष्ट होती जाएगी। 42वां संविधान बनाम मिनर्वा मिल्स। 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया। संसद के अनुच्छेद 368 में संशोधन कर उपयुक्त निर्णय पर पुनः प्रतिक्रिया व्यक्त की। घोषणा की गई कि संसद को संविधान संशोधन करने की संवैधानिक शक्ति पर किसी प्रकार का निर्बंध नहीं है, और संविधान का कोई भी संशोधन किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार, मूल अधिकारों में से किसी के उल्लंघन सहित पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। इस प्रकार न्यायपालिका ने जो मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती में प्रस्तुत किया था, उसे निरस्त करने के लिए 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 368 के खंड 4 अंत स्थापित किया गया। इस खंड का उद्देश्य न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति पर अंकुश लगाना था, और इस खंड से यह अधिनियम किया गया कि संविधान के जिसके अंतर्गत भाग 3 के उपबंध शामिल हैं, इस अनुच्छेद के अधीन किया गया कोई संशोधन किसी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। अब इस केस के बाद या जब 42वां संशोधन करके अनुच्छेद 368 खंड में 4 और 5 जोड़े और घोषणा की कि संशोधन को किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी। उद्देश्य न्याय प्रवर्तन को यानी जुडिशरी रिव्यू को समाप्त संसद ने कर दिया। उसके बाद मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में केस गया। भैया इन्होंने तो हमारे न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति थी उसे ही खत्म कर दिया। भैया जब
संसद ने संशोधन करके न्यायपालिका के पुनर्वलोकन की शक्ति ही समाप्त कर दी, तो भाई दिक्कत तो होनी थी सुप्रीम कोर्ट को। तो फिर ये केस पहुंचता है मिनर्वा मिल्स वाद 1980। 1980 में पहुंचता है। तो उच्चतम न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स वाद में यह अभी निर्धारित किया कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31C में किए गए संशोधन अभी जो संशोधन किए हैं अवैध मान्य है, क्योंकि यह संविधान के मूल ढांचे को क्षति पहुंचाते हैं। मना कर दिया उन्होंने कि ये अमान्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह अमान्य है क्योंकि संविधान के जो मूल ढांचे का जो सिद्धांत है उसको क्षति पहुंचाते हैं। और अनुच्छेद 368 का खंड 4 और 5 को अमान्य कर दिया। और क्योंकि वे संविधान के मूल ढांचे में शामिल 2 लक्षणों का उल्लंघन करते हैं। ये लक्षण हैं संशोधन करने की शक्ति का सीमित होना और न्यायिक पुनर्वलोकन। न्यायालय का जो रिव्यू करती है, जिसको संसद ने समाप्त कर दिया था, उसको पुनर्वलोकन की शक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय अपना दे दिया। भैया जब सुप्रीम कोर्ट ने फिर कर दिया तो यह तो दिक्कत तो होगी। उन्होंने कह दिया संविधान सर्वोच्च है, संसद नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मिनर्वा मिल्स वाद में इन्होंने कहा कि संविधान सर्वोच्च है, संसद नहीं है। कि संविधान जो संशोधन कर दे रही है बार बार, तो हम संविधान को सर्वोच्च बताया और संसद को कहा कि संसद सर्वोच्च नहीं है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और हाँ, इससे पहले एक केस और आया, वामन राव बनाम भारत संघवाद 1981। वामन राव बनाम अब यहाँ देखिए इसे, वामन राव वर्सेस ये आया 1981 में, जब भैया सुप्रीम कोर्ट और संसद में रस्साकसी चल रही थी। तो इस मामले में 1981 में आया और इस मामले में न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि भैया मूल ढांचे का सिद्धांत जो 24/4/1973 को जो केशवानंद भारती में जो फैसला दिया गया है 1973 में, 24/4/1973 में केशवानंद भारती का जो निर्णय उस दिन सुनाया गया है, उसके पश्चात पारित संविधान संशोधन अधिनियम पर लागू होगा। यानी उन्होंने कह दिया कि भैया जो केशवानंद भारती केस का जब निर्णय आया 24/4/1973 को, उससे पहले का हम जुडिशरी रिव्यू यानी कि जो न्यायिक पुनर्वलोकन है वो नहीं करेंगे, हम उसके बाद करेंगे। और यह पूर्ववर्ती विधान अर्थात भूलक्षी रूप में लागू नहीं होगा, यानी इससे पहले पर लागू नहीं होगा। तब इनका जो रस्साकसी चल रही थी वो समाप्त हुई, संसद की और सुप्रीम कोर्ट की। वामन राय भारत संघ 1981 में आया। 24/4/1973 से जो केशवानंद भारती का केस निर्णय हुआ, उससे पहले का जो निर्णय है उन पर यह लागू नहीं होगा। यानी जो मिनर्वा मिल्स वाद जो कहा था, जो मूल ढांचे का सिद्धांत कहा कि संविधान सर्वोच्च है और इसमें जो न्यायपालिका है वो जुडिशरी
रिव्यू पुनर्लोकन कर सकती है, तो उसका फिर इन केस में रस्साकसी जो चल रही थी उसका समाप्त हुआ। अब संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या रहेगी? प्रारंभ में जो विधेयक है, बिल है, संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा में या राज्यसभा में पेश हो सकता है, लेकिन वह राज्य विधानमंडल में नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे ठीक है, किसी भी में या तो लोकसभा या राज्यसभा में पेश होगा। प्रस्तुत कौन करेगा? या तो मंत्री करेगा या निजी सदस्य कर सकता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की इसके लिए आवश्यकता नहीं है और पारित होगा। प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना अनिवार्य है, यानी कि राज्यसभा से अलग पास कराना होगा विशेष बहुमत द्वारा, और लोकसभा से अलग, राज्यसभा से अलग, लोकसभा से अलग। यदि एक सदन सहमति नहीं है तो इसमें संयुक्त बैठक का, यानी ज्वाइंट जो मीटिंग है उसका प्रावधान नहीं है संविधान संशोधन में। दोनों सदनों से अलग अलग ही संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है इसमें संविधान संशोधन में। अनुसमर्थन, यदि आवश्यक हो तो संघीय मामलों में आधे राज्यों की स्वीकृति, यदि संघीय मामला है तो उसमें आधे राज्यों की भी अनुमति, यानी वो जो हमने विशेष बहुमत 50+1 राज्य का 50% राज्य का जो देखा था ना, वो कराना भी होगा, स्वीकृति होगी यदि वह संघीय मामला हो। राष्ट्रपति की सहमति, राष्ट्रपति विधेयक पर सहमति देने के लिए बाध्य है। 24वां संविधान संशोधन किया गया। लेकिन बाद में इसे में जो संशोधन था, बाद में इसे समाप्त कर दिया, हटा दिया गया है, और राष्ट्रपति, यानी अभी की स्थिति के अनुसार राष्ट्रपति स्वीकार देने के लिए बाध्य है। लेकिन साधारण बहुमत की स्थिति में, जो साधारण विधेयक की स्थिति में, राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है और या अनुमति को रोक भी सकता है, वीटो कर सकता है। यानी कि राष्ट्रपति की सहमति जो है उसके लिए वह बाध्य है। संशोधन प्रक्रिया की आलोचना, भैया अब जब संविधान संशोधन किया गया तो उसकी आलोचना, मतलब मेंस में यदि क्वेश्चन आ जाए कि इसकी आलोचनात्मक का इस पर टिप्पणी कीजिए, तो देख लेते हैं कि क्या हो सकती है इसकी, कि कोई भी संविधान संशोधन के लिए कोई भी विशेष निकाय नहीं है। जैसे अमेरिका की तरह भारत के संशोधन के लिए कोई अलग सभा नहीं होती, इसे संसद ही करती है। राज्यों की शक्तियाँ कम हैं, राज्य विधानमंडल संशोधन का प्रस्ताव नहीं ला सकती, सिवाय विधान परिषद के गठन की। यानी अगर विधान परिषद के गठन से कर रही हैं तो वो राज्य विधानमंडल, यानी जिस राज्य में विधान परिषद का गठन या समापन किया गया है तो वहाँ वे ला सकते हैं, लेकिन उसके अलावा किसी भी संशोधन के लिए विधानमंडल में नहीं ला सकते। समय सीमा नहीं है, राज्य का अनुसमर्थन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। संयुक्त बैठक का अभाव है, दोनों सदनों में गतिरोध अगर हो जाती है, यानी कोई सदन पास ही नहीं कर रहा या उसमें बहस ज़्यादा चल रही है उस विधायक को लेकर, तो जॉइंट सेशन का, यानी संयुक्त बैठक का, इसमें संशोधन में प्रावधान नहीं है। न्यायिक हस्तक्षेप, प्रतिक्रिया अस्पष्ट होने के कारण मामले अक्सर न्यायपालिका के ही पास जाते हैं। ये आलोचनात्मक हो गई है संविधान संशोधन में क्या क्या समस्याएं हैं, मतलब इस तरह की आलोचनात्मक। अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, बुलेट पॉइंट। अब मूल ढांचे का बुनियादी संरचना क्या है, कि जो संविधान ने केशवानंद भारती वाद ने जो मूल ढांचे का जो दिया है
वो आखिर क्या है। जब सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये समय के अकॉर्डिंग जैसे केस आएंगे तब भी ये स्पष्ट होता जाएगा। यानी कि संसद ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई नहीं बताया कि संविधान में मूल ढांचा क्या है, क्या क्या है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो उसको ही समझते हैं मूल ढांचा, बुनियादी संरचना क्या है, परिभाषा। यह एक न्यायिक निर्वाचन है। संविधान की कुछ ऐसी मूलभूत विशेषता है जिसे संसद अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके भी समाप्त नहीं कर सकती। यदि संसद ऐसा करती है तो न्यायालय इसे अधिकार यानी उसे निरस्त यानी खत्म कर सकती है। ठीक है, उसे निरस्त कर सकती है। तर्क संशोधन का अर्थ है परिवर्तन, ना कि संविधान को नष्ट कर नया संविधान बनाना, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और संसद की शक्ति संविधायिक शक्ति के अधीन है, ना कि उससे ऊपर है। यानी जो संसद की जो शक्ति है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर दी गई है, उसके अधीन है, ना कि उससे ऊपर है। ये सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया। अब अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दिए गए हैं, उसमें जो मूल ढांचे का जो सिद्धांत है, उसमें कौन कौन सी चीज़ अभी निकल के आई है, जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग उसमें दी गई है सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ। एक तो है आर्टिकल 32, 136, 141, 142। कल्याणकारी राज्य, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा, संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, न्यायिक पुनर्विलोकन, संघीय स्वरूप, पंथ निरपेक्ष चरित्र, रूल ऑफ लॉ, शक्ति का प्राधिकरण, संविधान की सर्वोच्चता, कानून का शासन। अभी तक जो संविधान में जो सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं, उसमें ये मूल ढांचे के जो तत्व हैं वे निकल के आते हैं। इसमें संविधान की सर्वोच्चता है, भारतीय राज्य व्यवस्था का संप्रभु लोकतांत्रिक व गणराज्य स्वरूप है, संविधान का पंथ निरपेक्ष है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य शक्ति का प्राधिकरण है, संविधान का संघीय चरित्र है, राष्ट्र के एकता, अखंडता, कल्याणकारी राज्य, न्यायिक पुनर्विलोकन, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा, संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के मध्य सामंजस्य संतुलन, यानी वही कल्याणकारी राज्य, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता ही है क्योंकि वो पुनर्विलोकन करने की उसे शक्ति है। संविधान के संशोधन की संसद की सीमित शक्तियाँ, सीमित ही कर दिया गया है मूल ढांचा बताकर कि संविधान मूल ढांचे को परिवर्तन संशोधन के द्वारा नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसे याद कर लेना। ये क्वेश्चन काफ़ी बार यूपीएससी द्वारा और स्टेट पीसीएस द्वारा पूछा गया है कि मूल ढांचे तत्व कौन से हैं, उसमें ऑप्शन दे देंगे तो उसमें। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी सभी ही जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और जो पीडीएफ दे रहा हूँ, वो एक एक पॉइंट आप छोड़ नहीं सकते, बिल्कुल उसे नोट कर लीजिएगा। इस पीडीएफ को बार बार रिवाइज करिएगा। इतनी कंपाइल्ड, इतनी शॉर्ट हम आपको माइंड मैपिंग के द्वारा पीडीएफ बनाकर दे रहे हैं, स्ट्रक्चर, जो कि आपको रिवीजन लास्ट टाइम पे भी अगर आप रिवीजन करेंगे उसमें बहुत हेल्प करेगा आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। अवधारणा, उद्भव और वाद विवाद। मुख्य विवाद क्या था? क्या संसद की संवैधानिक शक्ति उसकी विधायिक शक्ति के समान है? क्या संशोधन की शक्ति असीमित है? संसद का पक्ष था कि डीपीएसवीपी नीति
डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए मूल अधिकार यानी जो फंडामेंटल राइट का अतिक्रमण कर सकती है। संसद ने निर्णय दिया। संसद ने कहा कि यदि हम डीपीएसपी को लागू करते हैं और उससे मूल अधिकार का हनन होता है तो उसके मूल अधिकार के ऊपर डीपीएसपी को माना जाएगा। लेकिन न्यायालय ने कहा कि मूल अधिकारों को डीपीएसपी पर वरीयता दी जाएगी। ये इस प्रारंभ में किया गया। और मूल ढांचे का सिद्धांत शब्द का प्रयोग जो हमने बताया था आपको, ये इम्पोर्टेंट है। गोलकनाथवाद ने वकीलों को तर्क किया गया, लेकिन इस निर्णय को 1973 केशवानंद से मिला। मूल ढांचे का सिद्धांत, ठीक है। 9वीं अनुसूची और भूमि सुधार, 9th शेड्यूल ये वो था कि यह प्रथम संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसमें यह प्रावधान किया गया था, 9वीं सूची में जो भी विषय देंगे उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा। जो जमींदारों का उन्मूलन और भूमि सुधार कानूनों को अदालत में चुनौती दी गई संपत्ति के अधिकार के कि भाई हमारी संपत्ति का अधिकार है, आर्टिकल 31 का उल्लंघन हो गया है, सुप्रीम कोर्ट के पास गए। तो फिर ये 9वीं अनुसूची इसमें जोड़ दी गई और इसमें कहा कि भैया इसमें जो भी संविधान होगा उनका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो पाएगा। 9वीं अनुसूची में डाले गए कानून का मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, ये प्रावधान किया गया। और संघर्ष हुआ। गोलकनाथवाद 1967 ने इसे रोका। फिर 24वां, 25वां और 29वां संविधान संशोधन के द्वारा शक्ति को पुनः संसद ने प्राप्त करी। फिर अंत में जब केशवानंद भारतीय न्याय समीक्षा मूल ढांचे का सिद्धांत आया और 9वीं अनुसूची की समीक्षा से परे कि कहा कि 9वीं अनुसूची को भी जुडिशरी रिव्यू किया जा सकता है। लेकिन इसमें क्या केस कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद तब जो सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच में जो रस्साकसी चल रही थी उसका फिर यहाँ पे समस्या का समाधान हुआ और ये इनकी समस्या मतलब जो इनकी रस्साकसी चल रही थी वो खत्म हुई। अब इसका आलोचनात्मक विश्लेषण कर लेते हैं। ये मेंस का टॉपिक है। जो विद्यार्थी 2027 के लिए कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और 26 वाले विद्यार्थी जो प्री दे रहे हैं वे भी इसे देख लें, क्योंकि यूपीएससी आज बहुत डीपली क्वेश्चन पूछता है, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन निकालने में काफ़ी मदद मिलेगी, जिससे आपकी प्री की तैयारी एक लेवल और बूस्ट होगी। विपक्ष के तर्क और पक्ष के तर्क। संविधान में उल्लेख नहीं है कि संविधान में मूल ढांचा शब्द नहीं दिया गया है। संविधान में मूल ढांचे जैसा कोई शब्द नहीं दिया गया है। अस्पष्ट। जजों के बीच सहमति ही नहीं है कि कौन से तत्व इसमें शामिल हैं। अभी यही क्लियर नहीं है कि मूल ढांचे में कौन कौन से शब्द हैं। बस जो न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाते हैं उनके ही आधार पर अभी तक उतने ही स्पष्ट हो पाए हैं। लोकतांत्रिक विरोध। यह संसद जनता के प्रतिनिधि की शक्ति को कम करता है। और पक्ष में तर्क है, अतिवाद से रक्षा करता है कि भारत में अगर सत्तावाद आ जाए तो वह भारत के सर्वसत्तावादी राज्य से बनने से रोकता है। अतिवाद से यानी रक्षा करता है। उदाहरण के लिए 39वां संशोधन चुनाव को चुनौती नहीं, इसे मूल ढांचे का आधार पर रद्द कर दिया गया था। यह भारतीय लोकतंत्र को सुरक्षा कवच प्रदान करता है। अब भारतीय संविधान के स्रोत कि भारतीय संविधान में जो स्रोत हैं वो कहाँ से दिए गए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्ट है ये, इसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते आप, ठीक है। अगर आपको याद नहीं हो रहा तो
इसको प्रिंट निकल के अपनी दीवार पे लगा लेना या इसको नोट कर लेना, नोट्स बना लेना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन मल्टीपल टाइम भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस द्वारा। जैसे ब्रिटेन से संसदीय शासन, पार्लियामेंट्री रूल, विधि का शासन, एकल नागरिकता, द्विव्यवस्था, रिट, ये ब्रिटेन से लिए गए हैं। अमेरिका से लिए गए हैं मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग। आयरलैंड से लिए गए हैं डीपीएसपी, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, ये प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई है। कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ सेंटर के पास होती हैं, वो भी कनाडा से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से लिया है संवर्तीय सूची, संयुक्त बैठक का प्रावधान। रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य प्रस्तावना में जो न्याय है। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संशोधन की प्रक्रिया। फ्रांस से लिया गया है गणतंत्र, रिपब्लिक, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये चार्ट, इसको ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा। वैसे तो जो भी आपको मैंने प्रोवाइड करा है ये एकदम सभी पूरी पीडीएफ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसमें से कोई भी वर्ड नहीं छोड़ सकते, प्री और मेंस के लिए, दोनों के लिए। और आपको शॉर्ट नोट्स भी हैं जिसमें आपका समय ज़्यादा नहीं जाएगा, आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की 2026 का या 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, जिसकी आईडी ये है। यहाँ पर हम आपको डेली करंट अफेयर प्रोवाइड कराते हैं और उन जो डेली करंट हम आपको देते हैं और उनके एमसीक्यू यूपीएससी पैटर्न पे डेली पूछे जाते हैं, उनका टेस्ट होता है। और मेंस आंसर राइटिंग, जो भी हम आपको यहाँ क्वेश्चन देंगे उनके आप आंसर राइटिंग करके टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। वहाँ पर हम आपका पूरा कॉपी चेक करेंगे और आपको जो सही गाइडलाइंस हैं, कैसे किस तरह से आंसर लिखे जाते हैं, स्ट्रक्चर कैसे होता है और बुलेट पॉइंट में किस तरह लिखें कि हम एग्जामिनर द्वारा मैक्सिमम मार्क्स दिए जाएं। और आपको जो भी हमारी जो अभी ये पीडीएफ हमने जो अभी ये लेक्चर जो पढ़ाया है, इसकी सभी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और जो लोग 2026 की प्री की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। यहाँ पर हर विषय के टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। हर सब्जेक्ट से आपके 1500 से लेकर 2000 क्वेश्चन तक कराए जाएंगे। आपको 10,000 प्लस टोटल क्वेश्चन की पीवाईक्यू की केवल यूपीएससी पीवाईक्यू की प्रैक्टिस इतनी कराई जाएगी कि आपका कोई टॉपिक छूटेगा नहीं। हर टॉपिक का आपका प्रॉपर रिवीजन होगा और आपकी क्लियरिटी इतनी हो जाएगी कि आपको एग्ज़ाम हॉल में कन्फ्यूजन और प्रेशर फील नहीं होगा, जिससे आपके जितना भी स्कोर अभी आ रहा है उससे 10 प्लस क्वेश्चन का स्कोर आप इजीली ही प्राप्त कर पाएंगे और जिससे आप यूपीएससी प्री का कट ऑफ आराम से क्लियर कर जाएंगे और एग्ज़ाम हॉल से बाहर आते ही आप प्रेशर फील नहीं करेंगे और आप मेंस की तैयारी प्रॉपर अच्छे से स्टार्ट कर देंगे। आशा करता हूँ आपके सभी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट हो या कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।